गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 4 में आज हम केमिकल शिफ्टिंग को ही डिटेल से स्टडी करेंगे बाय एग्जांपल। देखो, मैंने आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में। आज हम इसे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट इन द एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। यहाँ पे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये है आपका एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड है। इसमें आप देखिए दो टाइप के आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे एनएमआर के, क्योंकि दो टाइप के प्रोटॉन यहाँ पे हैं। एक तो आपका CH3 में जो प्रोटॉन है, सपोज हमने इसे A नाम दे दिया है, और एक दूसरे टाइप के प्रोटॉन है CH2 वाले, H2 वाले। ये हैं आपके, इन्हें हमने B से दर्शाया है। अब ये जो CH2 वाला है एथिल क्लोराइड में B प्रोटॉन जो है वो किससे जुड़ रहा है? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन से अटैच है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है और जो आपका ये CH3 प्रोटॉन है, इनके चारों इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट है वो दोनों ही डिफरेंट टाइप का होता है। क्लोरीन जो ये पास में है, इनके पास में है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये इसके पास है, तो इसके पास होने की वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू CH3 प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है कंपैरेटिवली A प्रोटॉन्स। जो A प्रोटॉन्स हैं ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस के साथ साथ कम होता चला जाता है। कि इसके पास वाला कार्बन, इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। और भी अगर लंबी चेन है तो गामा, डेल्टा, इस टाइप से होता है। तो इसकी जो इफेक्ट होता है वो अल्फा पे ज़्यादा होता है, फिर बीटा पे कम, गामा पे कम, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से इसका प्रभाव जो है वो B प्रोटॉन्स पे ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली A प्रोटॉन्स की तुलना में। तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए हैं, दूर हो गए हैं, तो यानी प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए नहीं हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया इन्हें डी शील्डेड प्रोटॉन्स। ये क्या हो गए? आपके डी शील्डेड प्रोटॉन्स हो गए। और जो आपके ये हैं, ये कंपैरेटिवली इसकी तुलना में क्या हो जाएंगे? शील्डेड हो जाएंगे। ये आपके शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। अब आप देखिए, हम यहाँ आपको दिखाते हैं। देखो, शील्डेड प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं। पहले हमारा जो ये A प्रोटॉन्स था, ये क्या था? हमारा शील्डेड था। इनके बारे में देखते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे। तो देखो, हमने क्या एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरह से आपको सपोज करके इस तरह से दिखाई हुई है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हम देख रहे हैं कि जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है? आपका चार्ज पार्टिकल होता है, तो और ये भी स्पिन करते रहते हैं। अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होता है? ये भी स्पिन करते रहेंगे, तो इनके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो स्पिनिंग इनके अंदर भी होने की वजह से चार्ज है, तो ये खुद का भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव ये भी करेंगे और अपना एक एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं। ये इनका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है अप्लाइड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। और ये जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होता है? ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा होगा, रिच इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होने की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने से जो आपका, देखो ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है H0, HI जो है आपका, वो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम जो क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? H0 माइनस HI, वो हो जाएगा आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐसी कंडीशन है कि मतलब कोई शील्डिंग नहीं है, उस कंडीशन में तो क्या होता है कि अगर हमने उन प्रोटॉन्स को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो
अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको ब्लू पेन से दिखाया हुआ है मैंने, इस तरह से मैग्नेट बार बनाया हुआ है, ये हमने उन प्रोटॉन्स का बताया है जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना शील्डिंग है ना डी शील्डिंग है। उस वाली कंडीशन पे अगर शील्डिंग डी शील्डिंग इफेक्ट हम नहीं देखते हैं तो हम इसे इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि इन्होंने अपने आप को किस तरह से अलाइन कर लिया, इन प्रोटॉनों ने, इन प्रोटॉन्स ने अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर लिया है। लेकिन जब ये शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, मतलब इनके अंदर शील्डिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रिच एनवायरनमेंट में है ये, तो अब क्या होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से तो अब उन प्रोटॉन्स के ऊपर इसके साथ साथ यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये वाला फील्ड तो इन्हें अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन है इसकी वजह से ये प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इसकी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। तो अब नेट रिजल्टेंट जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अगर जैसे खाली H0 ही होता, इतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता, तब तो इनकी डायरेक्शन ये होता है। लेकिन अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनल से थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसका इफेक्ट कम होने की वजह से अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ये जो प्रोटॉनों की स्पिनिंग डायरेक्शन जो थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन ना होकर थोड़ी सी टिल्टिंग हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा क्योंकि अपोजिट भी इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से अब आप देखिए, ये हमारा कंडीशन थी फर्स्ट। अब जब फ्लिपिंग वाली कंडीशन क्या होती है, हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी हम डालते हैं और फिर फ्लिपिंग होती है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, स्पिन स्टेट चेंज हो जाती है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो नॉर्थ पोल है, मतलब वो 180 डिग्री पे इसकी स्पिन जो होती है वो 180 डिग्री पे घूम जाएगी, यहाँ से यहाँ घूम जाएगी। यानी अब वाली कंडीशन में क्या होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जब हम डालते हैं ऐसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस डालते हैं तो क्या कंडीशन होती है फ्लिपिंग पे, ये वाली कंडीशन की। अब इसका नॉर्थ पोल जो था वो यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल इधर चल जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से 180 डिग्री पे रोटेट हो गया है। तो अगर हमारे पास जब कोई शील्डिंग वाला इफेक्ट नहीं होता, डी शील्डिंग का इफेक्ट नहीं होता ये, तब तो क्या होता है कि हमें इसे बिल्कुल 180 डिग्री पे इसके स्पिन को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होती। लेकिन अब ये हमें बिल्कुल 180 डिग्री से टिल्ट नहीं करते हुए हमें कितना करना है, उससे कम करना है। तो इस वाली कंडीशन में हमें लेस एनर्जी देनी होगी, लेस एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमें ज़रूरी होंगी, किसके लिए, फ्लिपिंग के लिए या फिर रेजोनेंस के लिए। तो इस वाली कंडीशन में लेस एनर्जी एंड लेस फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू फ्लिप और रेजोनेंस। ये हो गया बच्चों, ये हमने देखा है शील्डिंग वाली कंडीशंस में, मतलब शील्डेड प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके अंदर रेजोनेंस दिखाने के लिए या फिर फ्लिपिंग करने के लिए उनके अंदर हमें कम एनर्जी देनी होती है। वो कम एनर्जी देने पर ही उनके अंदर क्या होती है, वो अपनी स्पिन स्टेट को चेंज कर लेते हैं, अल्फा से बीटा में आ जाते हैं। लेकिन लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन सी फील्ड में देते हैं, एनर्जी तो कम फ्रीक्वेंसी की आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में ही एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आपको हम बोलते हैं ना अप फील्ड डाउन फील्ड, जो दो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब क्या हो गया है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमें ज़रूरत कितना है, फ्लिपिंग के लिए इतना ही कंडीशन चाहिए, इतना ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इसे और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंट्रोलर से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी। तो इस वजह से ये शील्डेड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपका एब्जॉर्प्शन देते हैं अप फील्ड पे, इसलिए हम इसे बोलते हैं अप फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको और लगानी पड़ी है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का, आपको कल मैंने बताया था, जैसे यहाँ देखिए आप, ये जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये हमारी शील्डेड प्रोटॉन्स के अंदर है। शील्डेड प्रोटॉन्स में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। लेकिन फ्लिपिंग के लिए प्रोटॉन्स को इतना ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी आपको और मैग्नेटिक फील्ड और देना पड़ेगा इसे। तो इसी वजह से ये एब्जॉर्प्शन आपके कहलाते हैं अप फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने और दिया है इसे, तो इसलिए अप फील्ड हो गए, लेकिन ये शील्डेड है। और अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात जब हम करते हैं तो उसमें आप ये बोलोगे, क्योंकि इन्हें फ्लिप करने के लिए क्या चाहिए, लेस एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब इसे पूरा 180 डिग्री इस अपनी स्पिन स्टेट चेंज करने के लिए इतना नहीं होना पड़ेगा, बल्कि कम ही चाहिए, कम एंगल पे ही ये रोटेट हो जाएगा। तो इस वजह से इसे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपका, मैंने आपको शील्डेड प्रोटॉन्स का के बारे में बताया। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं हमारी डी शील्डेड प्रोटॉन्स के अंदर। डी शील्डेड प्रोटॉन्स में देखिए आप कि डी शील्डेड प्रोटॉन्स में क्या होता है
कि जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसी डायरेक्शन में रहता है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि ये ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डी शील्डेड के अंदर उसी डायरेक्शन में होने की वजह से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमें केवल और केवल इतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फॉर रेजोनेंस फ्लिपिंग के लिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा डाउन करना होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की कंसंट्रेशन को आपको कम करना होगा, इसकी इंटेंसिटी को कम करना होगा। तो इस वजह से हमने बोल दिया कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन किस में देंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन्स डाउन फील्ड में देंगे, डाउन फील्ड में देंगे। लेकिन अब हम अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी के केस में आप ये देखिए कि हमने क्या है, इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी जब दोगे, अब देखो इस पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है यहाँ पे, तो इसमें हमें उतने ही यहाँ पे क्या है, इसका नॉर्थ पोल को यहाँ लाने के लिए देखो, यानी कि इसको अपना अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज करने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से उसके अपोजिट अलाइन होना है अभी से, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी एंड मोर फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू रेजोनेंस और फ्लिप। 180 डिग्री पे इसे पूरा क्या करना है, फ्लिप होना है, तो हमें ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी इन केस ऑफ डी शील्डेड प्रोटॉन्स। अब देखिए यहाँ आपको बाई ग्राफ से बताया हुआ है, ग्राफ में क्या बताया हुआ है, देखो हमने जो यहाँ पे एक रेफरेंस चूज़ करते हैं एनएमआर के लिए, हमें एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड चाहिए आपको सब्सटेंस, वो है आपका टीएमएस, टेट्रामेथिलसाइलिन। टेट्रामेथिलसाइलिन को ही क्यों चूज़ किया है इसके बारे में अभी मैं आपको और बताऊंगी डिटेल से। तो ये हमने यहाँ पे रेफरेंस के रूप में चूज़ किया और इसका हम मानते हैं, सपोज़ कि इसे हमने 0 पे मानते हैं कि इसके लिए जो सिग्नल है हमने बोला है 0 पे मिलता है, तो इसी के ही अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये मोर शील्डेड है, सबसे ज़्यादा शील्डेड यही होते हैं। टेट्रामेथिलसाइलिन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट शील्डेड होते हैं, यानी कि इससे कम शील्डिंग अब किसी की नहीं होगी। तो अब शील्डेड तो नहीं बोलेंगे, फिर हम इसी तरह से बोलेंगे ज़्यादातर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डी शील्डेड होंगे, कुछ तो क्या होंगे, ज़्यादा शील्डेड होंगे, डी शील्डेड होंगे, और कुछ कैसे होंगे, कम डी शील्डेड होंगे। तो जो आपको ऊपर वाला केस मैंने बताया था एथिल क्लोराइड में, वहाँ पे जो CH3 थे वो इसके कंपैरेटिवली शील्डेड थे, तो ये आपको अप फील्ड में मिलेंगे, इससे तो आगे ही मिलेगी खैर इनका पीक, लेकिन ये फिर भी अप फील्ड में कहलाएगा। और इसकी जो ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स थे CH2 वाले, जो कि क्लोरीन के नज़दीक थे, इथेन में जो क्लोरीन के पास वाले जो CH2 वाले प्रोटॉन हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके डी शील्डेड हो जाएंगे, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा आपको डाउन फील्ड पे मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, अब हम केमिकल शिफ्ट को, अब आपको केमिकल शिफ्ट जो हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आपको ये शील्डिंग डी शील्डिंग टर्मिनोलॉजी के बाद अब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। देखो क्या होता है, अब आप यहाँ देखिए, सच शिफ्टिंग ऑफ इन पोजीशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग के अंदर पोजीशन किसकी, सिग्नल्स की, या फिर सिग्नल्स बोल दो या फिर शिफ्टिंग बोल दो उसकी पोजीशन में, विच अराइजेज ड्यू टू द शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन by surrounding electrons are called chemical shift। क्या हो जाती है केमिकल शिफ्ट आपकी, कि जो भी आपके प्रोटॉन्स हैं उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, आपका शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है और आपका डी शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है। तो इनकी वजह से जो एनएमआर स्पेक्ट्रम की पोजीशन के अंदर शिफ्टिंग होना या फिर इनका सिग्नल का मिलना ही आपको क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को आप नापेंगे ppm में, इसकी यूनिट क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन है। किस तरह से निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला बता रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको जहाँ पे मिली है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे TMS यूज़ किया है, टेट्रामेथिलसाइलिन, अपॉन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी, जो आपने जितनी भी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो आपने सेट कर रखी है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपने यहाँ पे सेट कर रखी है वो, इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से ये 10⁻⁶ हमने क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ppm में चाहिए। तो ये हो गया आपका केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब इसी के साथ ही हमारे पास आता है टेट्रामेथिलसाइलिन जो है, आखिर आपने उसे क्यों चूज़ किया हुआ है, किसके लिए, केमिकल शिफ्ट को, केमिकल शिफ्ट के लिए आपने क्यों चूज़ किया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में।
इन ऑर्डर टू मेजर और रिकॉर्ड केमिकल शिफ्ट वी नीड सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस चाहिए। चॉइस हमारी है TMS क्यों है। एक तो क्या है, इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। क्या इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला जो TMS का होता है वो होता है टेट्रा मेथिल साइलेन है, यानी कि 4 ये मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये चारों ही इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और कितने हो गए, 12 हो गए। तो एक तो इसके अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स है और एक जैसे प्रोटॉन्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, शार्प सिग्नल आपको मिलता है। एक इसके अंदर मैक्सिमम शील्डिंग पाई जाती है। मैक्सिमम शील्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन जो होती है वो 1.8 होती है, कार्बन से कम है 2.1 से। एंड टेट्रामेथिलसाइलिन इस केमिकली इनर्ट होता है एंड पजेज अ लो BP ऑफ 300 केल्विन होता है इसका BP, यानी कि और इजीली इवेपोरेटेड हो जाता है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट टू रिकवर दी कंपाउंड। अगर आप एक्सपेरिमेंट हो गया है उसके बाद आप इजीली वो इवेपोरेट हो जाता है और आपको कंपाउंड इजीली मिल जाता है प्योर फॉर्म में। तो ये इसके रीज़न है हमने TMS को क्यों चूज़ किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।